हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवम। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आईपीओ की बात करेंगे जो 13 दिसंबर को आ रहा है। वो है मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ। तो सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद कुछ उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद कंपनी की क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, कौन कंपनी के प्रमोटर्स हैं, आईपीओ से रिलेटेड कुछ डेट्स और डिटेल्स, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिटेल फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के सिर्फ स्टोर्स ही नहीं है, कंपनी के अपने कुछ वेलनेस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो कंपनी की अपनी कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, टेस्ट किट्स हैं जो कंपनी अपने ब्रांड के अंडर में बनाती है। साथ ही कंपनी के कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जैसे होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। कंपनी अपनी सोप और डिटर्जेंट भी बनाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की टाइम में जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है सैनिटाइजर, कंपनी अपने ब्रांड के अंडर में सैनिटाइजर भी बनाती है। तो कंपनी की खुद की अपनी प्रोडक्ट रेंज भी अच्छी खासी है स्टोर्स के साथ साथ। मेडप्लस हेल्थ सर्विस इंडिया की इकलौती ऐसी फार्मास्यूटिकल रिटेल चेन कंपनी है जिसने ओमनी प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करा है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको कुछ प्रोडक्ट लेने हैं तो आप इसके स्टोर्स में जाके भी ले सकते हैं, टेलीफोन से भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आप इसके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्लिक एंड पिक सर्विस भी ये ऑफर करते हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल रिटेल चेन में एक नई चीज है। तो 31 जून 2021 तक कंपनी के पास मोर देन 2100 रिटेल स्टोर्स अवेलेबल थे जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो अगर हम ये देखें तो कंपनी मेनली साउथ में और कुछ पार्ट ऑफ ईस्ट और वेस्ट में प्रेजेंट है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता में प्रेजेंट स्टोर से ही आता है। कंपनी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और उसी तरीके से कंपनी का वेयरहाउस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के अगर वेयरहाउसेस की बात करें तो वो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोलकाता, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है, जिससे इसका सप्लाई चेन काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। और यही वजह है कि कंपनी का कस्टमर बेस और कंपनी का प्रेजेंस साउथ में और कुछ ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी अच्छा है। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया है कि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेल चेन कंपनी है, जो एक इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही इसका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छा है जो इसने कोविड के टाइम में भी काफ़ी गेन करा है। अगर हम कंपनी के रिटेल स्टोर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये मोर देन 2100 स्टोर्स इसके अवेलेबल हैं, मेनली साउथ में और कुछ पार्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया में। कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी है फार्मा रिटेल चेन में जिसने ओमनी प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करा है, जो इसे और कंपनीज से या इसके कॉम्पिटिटर से इसे अलग बनाता है और कस्टमर से कनेक्ट करने में इसे हेल्प करता है। साथ ही हम बात करें तो कंपनी के पास हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है। साथ ही कंपनी के रिटेल बॉयज़ या रिटेल पर्सन की बात करें तो वो भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस हैं, जो कि कस्टमर से कनेक्ट करने में और कस्टमर बेस बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो एजिलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एलएफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जीएम रेड्डीज के मेन प्रमोटर्स हैं। तो अगर हम कंपनी के इशू लाने के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑप्टिवल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं है कंपनी का आईपीओ लाने का। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें सीधा सीधा असर कोविड का दिखाई देता है। कोविड आने के बाद फार्मा इंडस्ट्री में अच्छा खासा बूम आया, हर एक ने अच्छे प्रॉफिट बुक करे हैं, तो वही चीज़ इसके परफॉर्मेंस में भी हमें दिखाई देती है। अगर हम कंपनी के टोटल असेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2019 को इसके टोटल असेट्स थे 9,587 मिलियन, जो 31 मार्च 2020 को 13,486 मिलियन हो गए, और 30 सितंबर 2021 को 17,464 मिलियन हो गए। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2019 को इसके टोटल रेवेन्यू थे 22,849 मिलियन, और 31 मार्च 2020 को ये 28,878 मिलियन हो गई। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा एकदम से इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ आई है। वो इसीलिए आई क्योंकि मार्च तक आते आते कोविड की सिचुएशन आनी शुरू हो गई थी।
तो 31 मार्च 2021 की अगर बात करें तो वो 30,908 मिलियन हो गया। तो देखिए एक साल में कितना ज़्यादा फर्क आ गया। वहीं हम 30 सितंबर 2021 की बात करें तो ये 18,908 हो गया। ये अब थोड़ा डिप आ गया। क्यों? बिकॉज वैक्सीनेशन हुआ, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई, तो एट प्रेजेंट कोविड कंडीशन थोड़ी ठीक है, तो वहीं इसके रेवेन्यू में थोड़ा गिराव आया है। तो इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें पूरा मतलब देखें हम तो कोविड का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2019 को ये 119 मिलियन था, 31 मार्च 2020 को ये 17.94 मिलियन हुआ, ये थोड़ा यहाँ डिप हुआ था। वहीं 31 मार्च 2021 को अगर हम देखें तो ये एकदम से 631 मिलियन हो गया, और एट प्रेजेंट 30 सितंबर 2021 को ये 663 मिलियन था। तो इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अभी हमें देखना ये होगा कि ये ग्रोथ कब तक मेंटेन रहती है। ये ग्रोथ सिर्फ कोविड की वजह से आई है या कंपनी ये ग्रोथ मेंटेन कर सकती है आगे चलकर भी। अगर हम कंपनी का FY 2022 एनुलाइज करें तो इसका पी रेशियो निकल के आता है 71.52। अगर हम कंपनी के लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स को देखें तो कंपनी हैज पोस्टेड एन एवरेज EPS ऑफ ₹3.15 एंड एन एवरेज रेट ऑन नेटवर्थ ऑफ 5.19%। अगर हम कंपनी को इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना चाहे तो एट प्रेजेंट कंपनी के हिसाब से इसका लिस्टेड पीयर कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। बट हाँ, ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन रिटेल फार्मेसी में, तो फर्स्ट तो कोई ना कोई होगी। तो फर्स्ट जो इस सेक्टर में है वो अपोलो फार्मेसी जो है वो नंबर 1 पे है एज इन टर्म्स ऑफ टोटल स्टोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो वो अच्छा खासा इसका कॉम्पिटिटर है। साथ ही टाटा 1mg जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो मार्केट में आ रहे हैं वो इसको अच्छा खासा टफ कंपटीशन दे रहे हैं। तो ऑल दो इसका लिस्टेड कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, बट अनलिस्टेड कॉम्पिटिटर हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका भी कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है, कस्टमर अप्रोच काफ़ी अच्छी है। हाँ, बट कंपनी के पास कुछ चीज़ें हैं जो औरों से अलग हैं। तो चलिए देख लेते हैं IPO से रिलेटेड कुछ डेट्स और डिटेल। कंपनी का IPO 13 दिसंबर को आ रहा है और क्लोज हो रहा है 15 दिसंबर को। 20 दिसंबर को बेसिक अलॉटमेंट है, 21 दिसंबर को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और 22 तक मोस्ट प्रोबेबली सभी के अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और IPO लिस्टिंग डेट है इसकी 23 दिसंबर। अगर हम IPO की फेस वैल्यू की बात करें तो ये ₹2 पर इक्विटी शेयर है और IPO प्राइस है 780 से 796 पर इक्विटी शेयर, जिसका टोटल कट ऑफ आता है 14,328 रुपीज़। अगर हम इसकी IPO प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। ऑल्दो इसने प्रॉफिट बुक करे हैं लास्ट 3 इयर्स में, बट वो उसका सबसे बड़ा रीज़न उस प्रॉफिट बुक करने का कोविड ही है। नॉर्मल सिचुएशंस में इसने इतने प्रॉफिट्स नहीं दिखाए हैं। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए, यदि मैं अपना व्यू दूं तो मुझे इस IPO का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। अगर हम मिनिमम लॉट की बात करें तो 18 शेयर का लॉट है और BSE NSE दोनों में ही लिस्टेड हो रही है। कंपनी का इशू साइज है 1398.30 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और OFS है 798.30 करोड़ का। कंपनी की प्री इशू होल्डिंग की बात करें तो वो 43.16% है, जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगी 40.43%। तो आप अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मेरे वीडियो में भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी, देखा होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा मेरा ओपिनियन पता चल ही गया होगा। तो कंपनी नो डाउट ऑल्दो बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन फार्मेसी रिटेल चेन में। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा खासा है, कंपनी के पास अच्छी खासी कस्टमर अप्रोच है। अलग अलग इसके पास सेलिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। सिर्फ रिटेल ही नहीं, इसके पास रिटेल स्टोर ही नहीं, इसके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट उसके बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। बट मेरे को जो सबसे बड़ा डाउट इस कंपनी के साथ लग रहा है, जो इसने ग्रोथ दिखाई है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है। उससे पहले भी कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है, बट जो इतनी हाई ग्रोथ जो कंपनी की आई है वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड ही आई है। कोविड जब जैसे नॉर्मल हुआ था तो उसके थोड़े डिप्स भी देखे हैं हमने इसके परफॉर्मेंस में। इसे हम एक एवरेज IPO कह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं तो ये IPO आपके लिए ज़रूर फ़ायदा दे के जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, मेरा तो यही ओपिनियन है। ऑल्दो मैं इसे देखूंगा कि 3rd डे तक क्या सिचुएशन रहती है, कितना सब्सक्राइब होता है, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूँगा। हाँ, बट मैं कह सकता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसे प्रेफर कर सकता हूँ, बट शॉर्ट टर्म में मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा।
तो आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने इसको सब्सक्राइब करा या नहीं करा, करा तो क्यों करा, नहीं करा तो क्यों नहीं करा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल शिवम वी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।